Hey learners, welcome to our channel Easy Do, where we make education easy and fun. आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्शन और इससे रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में जो कि डील करते हैं इलेक्शन से और इलेक्शन प्रोसेसेस से। आर्टिकल 324 से 329 तक इंडिया के इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। ये आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये हमारे देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है, इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं और किस तरह से हमारा इलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और फेयर बनता है, ये सब इन आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। आर्टिकल 324 सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस ये बात करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कैसे इस्टेब्लिश किया जाएगा। इस आर्टिकल के तहत इलेक्शन कमीशन के पास पावर होती है कि वो इलेक्शंस को सुपरवाइज कर सके, डायरेक्ट कर सके और कंट्रोल कर सके, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शंस हों, राज्यसभा के हों, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हों या फिर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हों। अब आर्टिकल 325, नो पर्सन्स टू बी इन एलिजिबल टू फॉर इंक्लूजन इन or to claim to be included in a special electoral roll on grounds of religion, race, caste और sex। यह आर्टिकल बताता है कि कोई भी व्यक्ति उसके रिलीजन, रेस, कास्ट या फिर जेंडर के आधार पर वोटिंग राइट से एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, सबको इक्वल वोटिंग राइट्स मिलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 326, elections to the house of the people and to the legislative assemblies of states to be on the basis of adult suffrage। ये कहता है कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज पर होने चाहिए, मतलब कि 18 साल या फिर उससे ज़्यादा उम्र का हर व्यक्ति वोट कर सकता है, बस उसके पास वैलिड वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल 327, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर। आर्टिकल 327 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो लॉज बनाए जो कि इलेक्शंस रिलेटेड हो, जैसे कि डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स और कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस। नेक्स्ट आर्टिकल 328, power of the legislature of a state to make provisions with respect to the elections to such legislature। आर्टिकल 328 स्टेट्स को ये पावर देता है कि वो अपने लेजिस्लेचर के इलेक्शंस के लिए लॉज बनाएं जब तक कि ये लॉज पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉज के अगेंस्ट ना हो। लास्टली आर्टिकल 329, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। ये आर्टिकल कहता है कि इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स में कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, मतलब जब तक इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है कोर्ट्स उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, लेकिन इलेक्शंस के बाद इलेक्शन पिटीशंस फाइल की जा सकती हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क से डील करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में। ये एक्ट 1950 का है। ये एक्ट मेनली इलेक्टोरल रोल्स की प्रिपरेशन और रिवीजन के प्रोसेस को रेगुलेट करता है। इसके तहत वोटर लिस्ट को कैसे बनाएं और अपडेट किया जाए, ये सब डिफाइन किया जा सकता है। इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जैसे कि इलेक्टोरल रोल्स, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इलेक्टोरल रोल्स में इस एक्ट के तहत जो है वोटर लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, यानी कि हर वोटर को रजिस्टर होना पड़ता है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। और सेकंड डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इस एक्ट में ये भी मेंशन किया है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट किया जाए, यानी कि उनकी बाउंड्रीज को डिफाइन किया जाए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की तरफ। ये एक्ट जो है डिफाइन करता है कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के बारे में, यानी कि इलेक्शन कंडक्ट करने का क्या प्रोसीजर है ये डिफाइन करता है, और साथ ही इलेक्शन डिस्प्यूट्स को हैंडल करने का प्रोसीजर भी बताता है। इस एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं? पहला, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब कि कौन इलेक्शन लड़ने के लिए क्वालिफाइड है और कौन डिस्क्वालिफाइड है, ये सब एक्ट में डिफाइन किया गया है। सेकेंड, इलेक्शन ऑफेंसेस एंड करप्ट प्रैक्टिसेस, इलेक्शन के दौरान होने वाले ऑफेंसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस जैसे कि ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सेट्रा के लिए प्रोविजंस इस एक्ट में दिए हुए हैं। फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इलेक्शन रिजल्ट्स को चैलेंज करने के लिए इलेक्शन पिटीशंस फाइल करने का पूरा प्रोसेस इस एक्ट में ही दिया हुआ है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिलिमिटेशन एक्ट 2002। ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को रीडिफाइन करने का प्रोसेस को स्पेसिफाई करता है।
इससे इंश्योर किया जाता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसीज का साइज बैलेंस्ड रहे। इस एक्ट के क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, पढ़ लेते हैं। पहला, डीलिमिटेशन कमीशन। ये एक्ट जो है डीलिमिटेशन कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, मतलब कि एक डीलिमिटेशन कमीशन इस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूंसीज की बाउंड्रीज को रिडिफाइन करेगा। सेकेंड, क्राइटेरिया फॉर डीलिमिटेशन, मतलब कि पॉपुलेशन डेटा के बेसिस पर जो कि सेंसस के थ्रू कलेक्ट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिडिफाइन किया जाए। अब फेयर रिप्रेजेंटेशन, इससे इंश्योर होता है कि कॉन्स्टिट्यूंसीज में बैलेंस्ड नंबर ऑफ वोटर्स हो और इंश्योरिंग फेयर रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। ये तीनों जो एक्ट्स हैं वो मिलकर के इंश्योर करते हैं कि हमारा इलेक्शन प्रोसेस डेमोक्रेटिक, फेयर और ट्रांसपेरेंट बना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इलेक्टोरल रोल्स को लेकर के इलेक्शन कंडक्ट और डिस्प्यूट तक सारी चीज़ें को रेगुलेट करता है। और डीलिमिटेशन एक्ट इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूंसीज का साइज बैलेंस्ड है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 324 के तहत इस्टेब्लिश की गई है, जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें इसका मेन रोल है कि इलेक्शंस को सुपरवाइज करें, डायरेक्ट करें और कंट्रोल करें। ये बॉडी इंश्योर करती है कि इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट और फेयर बने रहे। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के पावर्स और फंक्शंस के बारे में। पहला, सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, मतलब कि इलेक्शन कमीशन को पावर है कि वो इलेक्शंस को सुपरवाइज करे, डायरेक्ट करे और कंट्रोल करे। फिर इलेक्टोरल रूल्स, मतलब कि इलेक्टोरल रूल्स को प्रिपेयर और रिवाइज करे। फिर कंडक्ट ऑफ एमसीसी, मतलब कि इलेक्शंस के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करे। फिर आता है इलेक्शन ऑफेंसेस, मतलब कि इलेक्शन ऑफेंसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस को कैसे प्रिवेंट करना है, वो भी इन्हीं का काम है। अब एडवाइजरी रोल, ये एक एडवाइजरी रोल प्ले करते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करना है या कोई मैटर आया डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो यही इलेक्शन कमीशन उनको एडवाइस करेगा। अब आते हैं इनके कॉम्पोजिशन की तरफ। इलेक्शन कमीशन का कॉम्पोजिशन कुछ इस तरह से हो सकता है। पहला, इलेक्शन कमिश्नर, मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये इलेक्शन कमीशन का हेड होता है। फिर आते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स, मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के अलावा दो और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ये तीनों मिलकर के एक मल्टी मेंबर बॉडी बनाते हैं जो कि इलेक्शंस को के कंडक्ट और जो है प्रोसेस को देखते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इनके अपॉइंटमेंट और टेन्योर के बारे में। अपॉइंटमेंट इनका कैसे होता है? सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं और इनका टेन्योर 6 साल हो सकता है या फिर 65 ईयर की एज तक, जो भी पहले हो जाए। अब सैलरी एंड ओथ, सैलरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर होती है। और इनकी ओथ, अपॉइंटमेंट के टाइम पे ये लोग प्रेसिडेंट के समक्ष या उनके सामने ओथ लेते हैं, जिसमें वो अपने ड्यूटीज को फेथफुलनेस और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग निभाने का प्रॉमिस करते हैं। अब आते हैं इनकी इंडिपेंडेंस और रिमूवल के बारे में। इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए कुछ प्रोविजंस। पहला, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनको कि सीईसी कहते हैं, को उसके टेन्योर के दौरान नहीं निकाला जा सकता एक्सेप्ट इन रेयर केसेस जिसमें 2/3 मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट उन्हें रिमूव करे। फिर एक्सपेंसेस, इलेक्शन कमीशन के पास एक्सपेंसेस जो हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं, इसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है उन्हें। फिर आता है नॉन इंटरफेरेंस, इलेक्शन कमीशन अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने में कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है और किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से फ्री है। अब रिमूवल की बात कर लेते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिर्फ वैसे ही रिमूव किया जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को। ये एक इम्पीचेबल ऑफेंस के बेसिस पर होता है। नेक्स्ट, इलेक्शन कमिश्नर्स के रिमूवल के बारे में बात करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, लेकिन सीईसी की रिकमेंडेशंस पर ही वो रिमूवल होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, इलेक्शन प्रोसीजर्स के बारे में। सबसे पहले
बात कर लेते हैं हम इलेक्टोरल रोल्स के बारे में। क्या है कि इलेक्टोरल रोल्स यानी कि वोटर लिस्ट इलेक्शन प्रोसेस का पहला स्टेप होता है। ये एक ऑफिशियल लिस्ट होती है जिसमें रजिस्टर्ड वोटर्स के नेम्स होते हैं। इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर और रिवाइज करना इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके कुछ स्टेप्स भी होते हैं। पहला, रजिस्ट्रेशन। हर एलिजिबल सिटीजन को अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन करना होता है। दूसरा, वेरिफिकेशन। रजिस्टर्ड वोटर्स की डिटेल वेरीफाई की जाती है इसमें। लास्टली, पब्लिकेशन। फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश की जाती है जिसमें सब रजिस्टर्ड वोटर्स के नाम होते हैं। अब नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स पर आते हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट्स को अपना नॉमिनेशन फाइल करना पड़ता है। यह प्रोसेस कुछ स्टेप्स में होता है, उनको भी पढ़ लेते हैं। पहला, फाइलिंग नॉमिनेशन। कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करते हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाकर। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट, साथ ही एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है जो डिफरेंट इलेक्शंस के लिए अलग अलग होता है। अब स्क्रूटनी होती है। नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होती है जिसमें इंश्योर किया जाता है कि सब डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स सही भरी गई हैं या फिर नहीं। लास्टली, विड्रॉवल। अगर कोई कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन विड्रॉ करना चाहता है तो वह एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर ही कर सकता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इलेक्शन प्रोसीजर के, जिसको कहते हैं कैंपेन पीरियड। कैंपेन पीरियड वो टाइम होता है जब कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिसीज और प्रोमिसेस को प्रमोट करते हैं। कैंपेनिंग के दौरान कैंडिडेट्स रैलीज, मीटिंग्स, एडवर्टीजमेंट्स और सोशल मीडिया का यूज करते हैं। ठीक है। इलेक्शन कमीशन के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिनको इन्हें फॉलो करना पड़ता है। पहला, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। कैंपेन पीरियड के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स होता है जो फेयर कैंपेनिंग को इंश्योर करता है। फिर कैंपेन एंड टाइम क्या है? कैंपेनिंग ऑफिशियली इलेक्शन से 48 आवर्स पहले खत्म हो जाती है, मतलब कि 2 दिन पहले खत्म की जाती है। इसे क्या कहते हैं? साइलेंस पीरियड कहते हैं। अब आते हैं हम लोग पोलिंग एंड काउंटिंग की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं पोलिंग के बारे में। पोलिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें वोटर्स अपने वोट कास्ट करते हैं, मतलब कि वोट देते हैं। इस प्रोसेस के कुछ मेन स्टेप्स हैं। पहला, पोलिंग स्टेशंस। इलेक्शन कमीशन पोलिंग स्टेशंस एस्टैब्लिश करते हैं जहां वोटर्स अपने अपने वोट कास्ट करने जाते हैं। फिर वोटिंग मशीन्स। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स मतलब कि ईवीएम का यूज होता है वोट को कास्ट करने के लिए। फिर आइडेंटिफिकेशन। वोटर्स अपना आइडेंटिफिकेशन प्रूफ दिखाना पड़ता है हर पोलिंग बूथ पर जाकर के उन्हें। फिर कास्टिंग वोट। वोटर ईवीएम का बटन प्रेस करके अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं, आप सबको पता होगा। फिर काउंटिंग। फाइनली हम बात कर लेते हैं काउंटिंग के बारे में। पोलिंग के बाद वोट्स की काउंटिंग होती है। ये प्रोसेस कुछ स्टेप में होता है। पहला, काउंटिंग सेंटर्स। इलेक्शन कमीशन डिफरेंट काउंटिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है। फिर ईवीएम काउंटिंग। ईवीएम्स को ओपन करके वोटर्स काउंट किए जाते हैं। फिर रिजल्ट डिक्लेयर होता है। सब वोटर्स काउंट होने के बाद रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाते हैं और विनर्स अनाउंस हो जाते हैं यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्शन ऑफेंसेस के बारे में। इलेक्शन ऑफेंसेस वो इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं जो इलेक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए की जाती हैं। इन ऑफेंसेस को रोकना और पनिश करना ज़रूरी है ताकि कि इलेक्शन फेयर और जस्ट बनी रहे। क्या है कि कई सारे टाइप्स हैं हमारे इलेक्टोरल ऑफेंसेस के, तो उनको भी डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले ब्राइबरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिश्वत। वोटर्स को पैसे देना, गिफ्ट देना या कोई ऐसी सर्विस ऑफर करना जिससे कि वोट इन्फ्लुएंस हो जाए। तो क्या है ना, ये एक इलीगल एक्टिविटी है और इसकी एक सज़ा भी हो सकती है। फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब कि दबाव बनाना किसी पर। वोटर्स को डराने, धमकाने या उनके फिजिकली या मेंटली फोर्स करना अनड्यू इन्फ्लुएंस कहलाता है। फिर क्या है? पर्सोनेशन, मतलब कि भ्रमित करना। क्या मतलब इसका? किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे वोट डालना या किसी दूसरे की आइडेंटिटी अडॉप्ट करके पर्सोनेशन ऑफेंस है। फिर फॉल्स स्टेटमेंट, झूठे बयान देना। इलेक्शन के दौरान किसी कैंडिडेट या पार्टी के अगेंस्ट झूठे स्टेटमेंट्स देना ताकि वोटर्स को मिसलीड किया जा सके, ये एक ऑफेंस है।
ठीक है। अब बूथ कैप्चरिंग मतलब कि बूथ का कब्जा कर लेना, पोलिंग बूथ पे जबरदस्ती कब्जा करना और इलीगल तरीके से वोट्स डालना बूथ कैप्चरिंग कहलाता है। फिर एक्सपेंडिचर लिमिट वायलेशन मतलब कि कैंडिडेट्स के लिए इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक फिक्स्ड एक्सपेंडिचर लिमिट होती है, इस लिमिट को एक्सीड करना भी एक ऑफेंस के अंदर आता है। अब हैंडलिंग ऑफ इलेक्टोरल ऑफेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्टोरल ऑफेंसेस को रोकना और प्रमिश करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। पहला, कंप्लेंट फाइल की जाती है। इलेक्टोरल ऑफेंसेस की कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन या पुलिस के पास फाइल की जा सकती है। फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। कंप्लेंट के बाद पुलिस या इलेक्शन अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेट करने जाती हैं। फिर क्या होता है, पनिशमेंट मिलती है। अगर ऑफेंस प्रूव हो जाता है तो कंसर्न व्यक्ति को सजा मिलती है, जो जेल का टर्म या फिर कोई फाइन हो सकता है उसे। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्शन डिस्प्यूट्स के बारे में। इलेक्शन डिस्प्यूट्स वो कॉन्फ्लिक्ट्स या ऑब्जेक्शंस हैं जो इलेक्शन रिजल्ट्स या प्रोसेस के अगेंस्ट उठाए जाते हैं। इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब ये देख लेते हैं कि क्या क्या टाइप्स हैं इलेक्शन डिस्प्यूट्स के। पहला, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। अगर किसी कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन को लेकर ऑब्जेक्शन होती है तो ये इलेक्शन डिस्प्यूट बन सकता है। फिर इलेक्शन मैल प्रैक्टिस। अगर इलेक्शन प्रोसेस में कोई माल प्रैक्टिस होती है, जैसे रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग या ब्राइबरी, तो इसके अगेंस्ट डिस्प्यूट फाइल किया जा सकता है। फिर आता है काउंटिंग इरेगुलरिटीज, मतलब कि वोटर्स की काउंटिंग के दौरान अगर कोई इरेगुलरिटी होती है तो उसके अगेंस्ट भी डिस्प्यूट रेज किया जा सकता है। फिर आता है नॉमिनेशन इश्यूज। कैंडिडेट के नॉमिनेशन प्रोसेस में अगर कोई इरेगुलरिटी या मिस्टेक होती है तो ये भी एक इलेक्शन डिस्प्यूट बन सकता है। अब इसको कैसे हैंडल किया जा सके ये भी पढ़ लेते हैं। पहला, इलेक्शन पिटीशन। डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए अग्रीव्ड पार्टी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल करनी पड़ती है। फिर सेकंड होता है हेयरिंग। कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल पिटीशन को सुनता है और एविडेंस गैदर करने लगते हैं। फिर क्या होता है, लास्टली जजमेंट आता है। सभी एविडेंसेस और आर्ग्यूमेंट्स को कंसीडर करने के बाद कोर्ट अपने जजमेंट देता है। अगर नेसेसरी हो तो री इलेक्शन या काउंटिंग भी ऑर्डर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज अब हम बात करेंगे कैंपेन फाइनेंस और उसके रेगुलेशंस के बारे में। क्या है कि इलेक्शन कैंपेन्स को रन करने के लिए कुछ फंड्स की ज़रूरत होती है, लेकिन फंड्स का प्रॉपर यूज़ और रेगुलेशन इंश्योर करना भी तो बहुत ज़रूरी है। चलिए अब इसे हम लोग समझ लेते हैं। इलेक्शंस कैंपेन को चलाने के लिए कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे की ज़रूरत होती है। ये पैसा अलग अलग सोर्सेज से आ सकता है, जैसे कि डोनेशन, पार्टी फंड्स या पर्सनल फंड्स। लेकिन ये ज़रूरी है कि ये फंड्स ट्रांसपेरेंट तरीके से यूज़ किया जाए और रेगुलेशन को फॉलो किया जाए। इलेक्शन कैंपेन्स को चलाने के लिए कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे की ज़रूरत तो होती है, और ये अलग अलग सोर्सेज से भी आते हैं। लेकिन वो जो सोर्सेज हैं वो हमेशा ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अब क्या है कि वो जो ट्रांसपेरेंसी है और जो सोर्सेज हैं वो कैसे होंगी ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले डोनेशंस। जो इंडिविजुअल सिटीजन्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन के कैंडिडेट्स हैं और जो पार्टीज को डोनेट करती हैं, ये डोनेशंस कैश या चेक दोनों फॉर्म्स में दे सकती हैं, जिससे कि क्या होता है कि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। फिर पार्टी फंड्स। पॉलिटिकल पार्टीज अपने इंटरनल फंड से भी कैंडिडेट को सपोर्ट कर सकती हैं। और लास्टली पर्सनल फंड्स। कैंडिडेट्स अपने पर्सनल फंड्स भी यूज कर सकते हैं इलेक्शन कैंपेन को चलाने के लिए। अब उनका रेगुलेशन देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के थ्रू कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनाए गए हैं जो इंश्योर करते हैं कि कैंपेन फाइनेंस ट्रांसपेरेंट और लीगल हो। सबसे पहले, एक्सपेंडिचर लिमिट। हर इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स के ऊपर एक मैक्सिमम एक्सपेंडिचर लिमिट होती है। ये लिमिट डिफरेंट इलेक्शंस के लिए अलग अलग होती है, जैसे लोकसभा, विधानसभा एक्सेट्रा। इस लिमिट को एक्सीड करना इलीगल होता है। अब डिस्क्लोजर ऑफ डोनेशंस। क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को अपने रिसीव डोनेशंस को डिस्क्लोज करना पड़ता है। कोई भी डोनेशन जो कि 20,000 रुपए से ज़्यादा हो उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड और रिपोर्ट करना भी ज़रूरी है। अब आता है ऑडिट और रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स। इलेक्शन के बाद कैंडिडेट्स और पार्टीज को अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस को अकाउंट की ऑडिट करने के लिए भेजना पड़ता है। ये ऑडिटेड अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन को सबमिट करना पड़ता है। अब बैन ऑन सर्टेन डोनेशंस। कुछ ऐसे डोनेशंस हैं जो जिनके ऊपर बैन लगा हुआ है।
जैसे कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस पर। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA के अंदर है फॉरेन डोनेशंस लेना स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड किया गया है। अब कैश डोनेशंस की लिमिट स्पेसिफाई की गई है। 2000 रुपए से ज़्यादा कैश डोनेशन लेना इलीगल है और इसके ऊपर डोनेशंस को बैंकिंग चैनल्स के थ्रू लेना ज़रूरी है। अब इसकी मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट कैसे है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले सर्विलियांस टीम्स क्या है। इलेक्शन के दौरान सर्विलांस टीम्स को अपॉइंट किया जाता है जो कैंडिडेट्स के एक्सपेंडिचर को मॉनिटर करते हैं। फिर फ्लाइंग स्क्वाड्स फ्लाइंग स्क्वाड्स फील्ड पे होते हैं और रैंडम चेक्स करते हैं ताकि इलीगल कैश ट्रांजैक्शंस या माल प्रैक्टिसेस ना हो सके। फिर मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी NCMC, ये कमेटी मीडिया एडवर्टीजमेंट्स और कैंपेन्स को मॉनिटर करती है और इंश्योर करती है कि पेड न्यूज या अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो सके। अब इतना पढ़ लिया है तो इसकी पेनल्टीज और वायलेशंस भी देख ही लेते हैं। सबसे पहले डिस्क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर उन्होंने एक्सपेंडिचर लिमिट की हो या फिर एक्सीड किया हो या इलीगल प्रैक्टिसेस मेंशन या फिर इन्वॉल्व की हो। फिर फाइन्स क्या है। वायलेशन के लिए हेफ्टी फाइन्स भी इम्पोज किया जा सकता है। फिर क्रिमिनल चार्जेस भी इनके ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो गाइस आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें अपने क्वेश्चंस और सजेशंस ज़रूर बताएं। अगली बार हम और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आएंगे। तब के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।